नमस्ते। आज हम रसोई की एक ऐसी आम और बुनियादी सामग्री पर बात करने वाले हैं जिसका इस्तेमाल करके कुछ बहुत ही कमाल का बनाया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं क्रिस्पी, चटपटे और पूरी तरह से घर पर बने सूजी फ्रायम्स की। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इसके लिए किसी भी तरह की भारी भरकम फैक्ट्री वाली मशीन की कोई जरूरत नहीं है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस सिर्फ हाथों के कमाल और एक सही तकनीक पर निर्भर करता है। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। एक बड़ा सवाल आमतौर पर मन में आता है कि आखिर कैसे एक बिल्कुल साधारण सी सामग्री जिसे हम सूजी या रवा कहते हैं, एक ऐसे मसालेदार और कुरकुरे स्नैक में बदल जाती है जिसका मजा पूरे साल लिया जा सके। ये जो पूरा फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये सच में देखने और समझने लायक है। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक रेसिपी नहीं है, बल्कि अपने आप में एक छोटा सा विज्ञान है। अब देखते हैं कि ये जादू आखिर शुरू कहाँ से होता है। इस आसान से कुकिंग प्रोजेक्ट के लिए कुछ बहुत ही बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो लगभग हर किसी की रसोई के डिब्बों में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। इसका सीधा सा मतलब है कि इसके लिए कोई स्पेशल शॉपिंग लिस्ट बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। इस पूरी सामग्री की जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो है इसकी सादगी। वैसे तो फ्राइम्स को मैदा या चावल के आटे से भी बनाया जा सकता है, लेकिन सूजी सबसे पॉपुलर और सबसे आसान विकल्प मानी जाती है। एक नज़र इसके सटीक माप पर डालते हैं। सिर्फ 1 कप सूजी, स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक, फ्लेवर के लिए 1 छोटा चम्मच जीरा या अजवाइन और बस 1 चम्मच तेल। ये छोटी सी लिस्ट इस बात का पक्का सबूत है कि बेहतरीन चीज़ें कभी-कभी कितनी सरल हो सकती हैं। और अब आते हैं इस पूरे प्रोसेस के कोर पर। ये साधारण सी सूजी 5 अहम चरणों से होकर गुजरती है। सबसे पहले घोल तैयार करना, फिर उसको पकाना, उसके बाद मनचाहा आकार देना, कड़क धूप में सुखाना और आखिर में गर्मा गर्म तेल में तलना। यही वो 5 स्टेप्स हैं जो उस आम सूजी को एक जबरदस्त और लंबे समय तक चलने वाले स्नैक में पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। इस रेसिपी की सफलता की असली चाबी है पानी का सही विभाजन, यानी पानी का मेजरमेंट। कुल पानी को 2 अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। 3 कप पानी का इस्तेमाल शुरुआती घोल बनाने के लिए होता है और 2.5 कप पानी का इस्तेमाल बाद में उबालने वाले फेज में होता है। ये सटीक कैलकुलेशन इस बात को पुख्ता करता है कि मिक्सचर का टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट बने। चलिए अब पहले और दूसरे फेज को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले करना ये होता है कि एक बड़े बर्तन में उस 1 कप सूजी को 3 कप पानी के साथ अच्छी तरह मिला लिया जाता है। यहाँ मेन टारगेट ये होता है कि इसमें कोई भी गांठ या लम्स बिल्कुल न बचें। एकदम चिकना स्मूथ घोल तैयार करना होता है। इसके बाद इस घोल को 15 से 20 मिनट के लिए ढककर छोड़ दिया जाता है। ये रेस्ट पीरियड इसलिए ज़रूरी है ताकि सूजी पानी को अच्छी तरह सोख ले और उसे फूलने का पूरा मौका मिल जाए। इस रेस्ट के बाद असली मेहनत शुरू होती है। इस फेज का मेन फंडा ये है कि मिक्सचर को तब तक पकाना है जब तक वो गाढ़ा ना हो जाए, बिल्कुल किसी हलवे की तरह। एक भारी तले वाली कढ़ाई में वो बचा हुआ 2.5 कप पानी और नमक डालकर उबाला जाता है। उसके बाद उस उबलते पानी में सूजी का तैयार किया हुआ फूला घोल धीरे धीरे डाला जाता है। यहाँ पर लगातार चमचा चलाना बहुत जरूरी है, वरना ये कढ़ाई के बेस में चिपक सकता है। ये तब तक करना है जब तक ये अपने उस गाढ़े हलवे वाले रूप में ना आ जाए। जैसे ही वो गाढ़ा मिक्सचर तैयार होता है, हम तीसरे फेज की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है शेपिंग, यानी आकार देना। पर एक सेकंड रुकिए, इसे तुरंत नहीं किया जाता। पहले उस गर्म मिक्सचर को थोड़ा ठंडा होने देना पड़ता है। ये हल्का ठंडा और गाढ़ा गूंदा हुआ मिक्सचर अब पूरी तरह से तैयार है ताकि इसको अलग अलग और मज़ेदार आकारों में ढाला जा सके। यही वो जगह है जहां क्रिएटिविटी अपना काम करती है। धूप में बिछी एक साफ पॉलीथीन शीट पर घर में मिलने वाले बहुत ही आसान टूल्स का इस्तेमाल करके हम आकार दे सकते हैं। मिक्सचर को किसी प्लास्टिक की कीप या कोन में भरकर डिजाइन बनाए जा सकते हैं, या फिर बस 1 चम्मच की मदद से छोटे छोटे टुकड़े गिराए जा सकते हैं। चाहे तो चौकोर आकार बनाएं या कोई नया डिजाइन, यहाँ सच में ऑप्शंस अनगिनत हैं। ये पूरी तरह से बनाने वाले की कल्पना पर निर्भर करता है।
अब आगे देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। ये ड्राइंग यानी सुखाने का फेज है और ये शायद इस पूरी प्रोसेस का सबसे नाजुक हिस्सा है। 0 आवर पर ये पॉलीथीन पर रखे सिर्फ ताज़े और गीले आकार होते हैं, लेकिन अगले 24 से 48 घंटों के लिए इन्हें तेज और सीधी धूप की सख्त ज़रूरत होती है। ये कोई ऑप्शनल स्टेप नहीं है, बल्कि एकदम मैंडेटरी है। 1 से 2 दिन की एक कड़ी धूप ही इनके अंदर की सारी नमी को पूरी तरह बाहर निकाल देती है और इन्हें बिल्कुल कड़क सुखा देती है। और ये जो 1 साल का फिगर है वो उस पूरे धैर्य और मेहनत का सबसे बड़ा इनाम है। एक बार जब ये फ्राइम्स पूरी तरह से सूख जाते हैं तो इन्हें एक एयर टाइट डिब्बे में सेव करके रखा जा सकता है और इनकी शेल्फ लाइफ एग्जैक्ट 1 साल होती है। जी हाँ, बस एक बार की मेहनत और पूरे 1 साल तक इस शानदार स्नैक का मजा लिया जा सकता है। आखिर में हम उस 5वें और सबसे एक्साइटिंग फेज पर आते हैं, द फाइनल फ्राई। ये एक हाई एनर्जी वाला स्टेज है जहां पर वो सूखे और स्टोर की हुई सूजी की आकृतियां अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंचती हैं। कढ़ाई में तेल को एकदम अच्छी तरह से धुआंधार गरम किया जाता है और फिर उन सूखे हुए फ्राइम्स को सावधानी से उस तेल में छोड़ दिया जाता है। और यहाँ दिखता है असली जादू। जैसे ही ये गरम तेल के संपर्क में आते हैं, ये अपने आकार से 2 गुने बड़े और कुरकुरे हो जाते हैं। कढ़ाई के अंदर का ये नज़ारा अपने आप में बहुत शानदार होता है। वो घने सूखे हुए छोटे टुकड़े तेज आंच के लगते ही बहुत तेजी से फैलते हैं, एकदम परफेक्ट तरीके से फूल जाते हैं और उस जादुई कुरकुलेपन को पा लेते हैं जिसका हम सबको इंतजार होता है। तो इस पूरी क्लियर और शानदार प्रोसेस को समझने के बाद एक बड़ा ही बेसिक सा सवाल दिमाग में आता है। इतनी सरल तकनीक और घर में आसानी से मिलने वाली सामग्री के साथ अगले होममेड बैच के लिए आखिर कौन सा नया आकार चुना जा सकता है? ये पूरी चर्चा सिर्फ खाना पकाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे छोटी छोटी क्रिएटिव चीजें और एक सही प्रोसेस रसोई में अनगिनत संभावनाएं खोल सकते हैं। आगे कभी फ्राइम्स बनाते वक्त शायद हमें यही सोचकर एक नई प्रेरणा मिले। आज की इस चर्चा में बस इतना ही।